हो चुका है। हाइलाइटर लगा कभी लगा हुआ नहीं। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो सेशन में। बच्चों, आज की क्लास में हम पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे। आवर्त सारणी होती क्या है और इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, आज हम इसका पार्ट 1 पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन होता क्या है। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, व्हाट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तत्वों के अध्ययन को सरल बनाने के लिए एक समान गुण वाले तत्वों को एक साथ रखना और अलग अलग गुण वाले तत्वों को अलग अलग रखने की व्यवस्था ही तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण कहलाती है। Arrangement in systematic manner of elements is called periodic classification of elements. ये देखिए आधुनिक आवर्त सारणी है यह, जिसमें मोसले ने इसको बनाया। यह एकदम से इस रूप में नहीं आई। इस रूप तक पहुंचने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों का अहम योगदान रहा। जब यह अंतिम इस रूप में आई, जिसको आज हम वर्तमान में आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं और पढ़ते हैं। इसमें हाइड्रोजन की परमाणु संख्या सबसे कम, इसलिए इसको सबसे पहले स्थान पर रखा गया है। और इसमें आवर्त जो होते हैं इनकी संख्या 7 होती है। ये देखिए 7 हमारे आवर्त हैं ये पूरे। और वर्ग कितने होते हैं? 18। ये हमारे पूरे वर्ग हैं 1 से लेके 18 तक। और इसमें हम SPDF करके ब्लॉक बनाते हैं। SPDF ब्लॉक के अनुसार इनको काटते हैं। कुछ तत्व S ब्लॉक में, तो ये जो हमारा रहता है ये पूरा जो है यहाँ तक है, ये पूरे S ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं इतने पूरे ना। और ये हमारे P ब्लॉक के एलिमेंट हैं, ये हमारे D ब्लॉक के एलिमेंट हैं, ये वाला बॉक्स। और ये हमारे F ब्लॉक के एलिमेंट हैं। इनको छांटने का भी होता है कुछ विशेषताएं कि हम S ब्लॉक में ही क्यों रखते हैं। तो आप देखेंगे जब हम इन तत्वों के परमाणु क्रमांक देखेंगे तो हाइड्रोजन का 1 है, तो जो अंतिम इलेक्ट्रॉन सिर्फ चूंकि एक ही है तो S ब्लॉक में जाता है। मैंने SPDF सब आपको बताया है ऑर्बिटल सब ऑर्बिटल्स के बारे में। तो इसमें भी जो इलेक्ट्रॉन S में जाता है, अगर हम बेरिलियम की बात करें तो इसका 4 होता है, 2 और 2, तो फर्स्ट S2 और 2S2। इसमें भी आप देखेंगे तो अंतिम इलेक्ट्रॉन S ऑर्बिटल में जाता है। मैग्नीशियम का 12 होता है, 282, फर्स्ट S2, 2S2, 2p6 एंड 3S2। तो इसीलिए S ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं वही एलिमेंट्स इसमें आते हैं जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन S ब्लॉक में S ऑर्बिटल में जाता है। इसी तरीके से जब हम ये P ब्लॉक की बात करेंगे तो P ब्लॉक जो होता है उसमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वह P ब्लॉक में जाता है। तो जो है बोरान 5 फर्स्ट S2, 2S2 और 2p1 इसीलिए। और D जो ब्लॉक है ये हमारा इसमें संक्रमण धातुएं रहती हैं। इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन D ऑर्बिटल में जाता है। और ये जो अलग से 2 कॉलम बने हुए हैं 14-14 इसमें तत्व हैं, ये F ब्लॉक कहलाते हैं क्योंकि इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन F ब्लॉक में जाता है। जो 7 आवर्त होते हैं तो पहले आवर्त में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे आवर्त में कुछ 18 तत्व, पांचवें आवर्त में 18 तत्व, छठवें आवर्त में 32 तत्व, बाकी बचे 7वें आवर्त में। तो पहले आवर्त में 2 देखिए, पहले में हाइड्रोजन और हीलियम में पहला आवर्त है। दूसरे आवर्त में 8 है, तो लिथियम बेरिलियम और ये देखिए बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन करके 8। ये तीसरा आवर्त है। तो ये जो तीसरा आवर्त यहाँ पे हम देख रहे हैं इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ तक पूरे 8 तत्व होते हैं। जब हम चौथे आवर्त की बात करते हैं तो चौथे आवर्त में कुछ 18 तत्व होते हैं। आप इनको गिनेंगे तो पूरे 18 तत्व आपको मिलेंगे। इसी तरीके से जब हम 5वें आवर्त में आते हैं तो इसमें भी कुल 18 तत्व हमको मिलेंगे, ऐसे पूरे, है ना। और जब हम 6वां आवर्त देखेंगे तो इसमें हमारे पास 32 तत्व रहते हैं। तो इनमें से कुछ तत्वों को हम यहाँ पे रखे हुए हैं,
यहाँ 6वें आवर्त के कुछ तत्व यहाँ पे हैं, और ये 7वें आवर्त के देखिए 89 के बाद जब हम लेते हैं 90 से, तो देखिए ये मतलब ये हो जाएगा हमारा 7वां आवर्त का, और ये पूरा हो जाएगा, ये पूरे पूरे हमारे ये वाले तत्व आ जाएंगे 103। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे जो 104 है, 104 से लेके ये यहाँ तक 118 तक, तो ये हमारे 7वें आवर्त में आ जाते हैं। तो इस तरीके से आधुनिक आवर्त सारणी है। ये कैसे इस रूप में पहुंची, कौन कौन से वैज्ञानिकों ने आवर्त सारणी है जो तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण है उसमें क्या क्या योगदान दिया इस आधुनिक आवर्त सारणी तक पहुंचने के लिए, तो हम उनको क्रम से देख लेते हैं। तो जो तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण का इतिहास है, इसमें बहुत सारे लोगों ने तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण का प्रयास किया। उनमें सबसे पहला नाम आता है डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत, डोबेराइनर ट्रेड्स। दूसरे हैं न्यूलैंड का स्टक सिद्धांत, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। तीसरे मेंडलीव की आवर्त सारणी, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। और सबसे आखिरी में आधुनिक आवर्त सारणी मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो हम देखते हैं डोबेराइनर ट्रेड्स क्या होता है, कैसे इन्होंने योगदान दिया। डोबेराइनर ट्रेड्स जो है एक जर्मन वैज्ञानिक थे। इन्होंने तत्वों को तीन तीन के समूह में रखा, और इस समूह को त्रिक ट्रेड्स क्यों कहते हैं कि जो तत्व थे तीन तीन के समूह में थे। इन्होंने समूह में तीन तत्वों को उनके परमाणु भारों के क्रम में रखा। बीच वाले तत्वों का परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान के लगभग औसत के बराबर होता है। जैसे ये हैं हमारे डोबेरिनियर जो वैज्ञानिक हैं। जैसे इन्होंने क्या किया, लिथियम सोडियम और पोटेशियम लिया, ऐसे ही क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, सॉरी ये क्लोरीन होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो देखिए लिथियम सोडियम और पोटेशियम की जब हम बात करेंगे तो लिथियम का परमाणु भार है 7 और पोटेशियम का 39। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 46, और 46 का जब हम इन दोनों का औसत निकालेंगे तो लगभग आएगा 23। तो ये सोडियम, तो ये ट्रिक इसीलिए बनता है। ऐसे ही जब हम क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन की बात करेंगे, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, तो क्लोरीन का परमाणु भार 35.5 और आयोडीन का 126.9। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो लगभग 163 कुछ आता है, और उनका औसत लेंगे तो इतना आएगा लगभग 80। मतलब लगभग की बात हो रही ना, संपूर्ण रूप से ऐसा नहीं होता। तो यह है ब्रोमीन। तो इसी तरीके से ये ट्रिक के रूप में रखे तत्वों को, और देखा गया तो बीच वाले जो तत्व रहते हैं वो उन दोनों जो शुरू और आखिरी के जो तत्व होते हैं उनके परमाणु द्रव्यमानों के औसत के लगभग बराबर आता है। लेकिन इसमें कमी क्या थी, सभी तत्वों को हम ट्रिक के रूप में नहीं जमा सकते। अगले थे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इन्होंने ज्ञात तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में, ये भी परमाणु भार के बढ़ते क्रम में क्लासिफाइड किया, और इनके समय जो ज्ञात तत्व थे लगभग 56 थे। इन्होंने हाइड्रोजन से शुरू किया, थोरियम पर समाप्त किया। इन्होंने वर्गीकरण में देखा कि हर एक तत्व अपने से 8वें तत्व से गुणधर्म में समानता रखता है। ये देखिए जब मैं बात करूंगी इसमें, तो मैं हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं तो इसका 8वां तत्व क्या होगा, फ्लोरीन। तो ये जो होगा हाइड्रोजन, इसकी समानता किससे रहेगी, फ्लोरीन से रहेगी। ठीक है। और जब मैं लिथियम की बात करूंगी तो लिथियम की समानता किससे रहेगी, सोडियम से रहेगी। तो हर एक तत्व अपने से 8वें तत्व से गुणधर्म में समानता रखेगा। बेरिलियम जो है मैग्नीशियम से समानता रखेगा, बोरान जो है एल्युमिनियम से। तो इस तरीके से इनका क्या था, ऑक्टेव था। ये इनकी न्यूलैंड्स की जो पीरियोडिक टेबल इस तरीके से थी, इसमें कुल 56 थे। अब इनमें क्या कमियां थी, इनका नियम सिर्फ कैल्शियम तक ही सीमित लागू होता है, इसके बाद यह नियम फेल हो जाता है, और ये सिर्फ 56 तत्वों पर आधारित है। बाद में कई नए तत्वों की खोज हुई और उनके बारे में नहीं बता पाए, इसलिए यह भी फेल हो गया। तीसरे जो थे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। एक कृषि वैज्ञानिक थे और तत्वों के वर्गीकरण में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि सबसे पहली जो आवर्त सारणी अच्छे तरीके से बनी थी इन्होंने ही बनाई थी। इन्होंने भी हाइड्रोजन से शुरू किया और तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में टेबल में अरेंज किया। इन्होंने आवर्त सारणी को ग्रुप और पीरियड में बांटा, जिसमें 9 वर्ग और 7 आवर्त थे। तो देखिए ग्रुप और जो थे आवर्त ऐसे थे। तो मैंने आपको बताया ये जो ग्रुप थे इस तरीके से बताए थे, 18 ग्रुप थे, खड़ी है ना, और ये आड़ी पंक्तियां। इनके समय ज्ञात तत्वों की संख्या 63 थी। ये है इनकी, ये देखिए इन्होंने कुछ जगह छोड़ी, बाद में जो खोजे गए तत्व आ गए थे। इनके समय जो 63 तत्व खोदे जा चुके थे।
कमियां क्या थी इसमें? समान गुण वाले तत्व अलग अलग रख दिए थे, ज्यादा परमाणु भार वाले तत्वों को कम परमाणु भार वाले तत्वों से पहले रखा, जैसे इन्होंने आयोडीन को टेल्यूरियम के बाद रखा था। जो आयोडीन है टेल्यूरियम के बाद, आयोडीन का जो परमाणु भार 126.9 और टेल्यूरियम का 127.6, तो कायदे से टेल्यूरियम बाद में होना था, आयोडीन पहले, लेकिन बाद में ऐसा कर दिए, तो इसलिए यह भी थोड़ी सी इसमें कमियां थी। तो अगले जो हमारे साइंटिस्ट थे, मोसलेस, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी। सन 1913 में हेनरी मोसले ने तत्वों के एक नए गुण परमाणु संख्या की, अभी तक जितने भी वैज्ञानिक थे परमाणु भार पर आधारित इनकी क्लासिफिकेशन था, अब इन्होंने परमाणु संख्या को बताया, उसकी खोज की और तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के बजाय बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के अनुसार वर्गीकृत किया, बढ़ते हुए ना परमाणु क्रमांक को बेस बनाया। इन्होंने ज्ञात 118 तत्वों को समूह एवं आवर्त, मैंने बताया 18 समूह और 7 आवर्त में बांटा। आड़ी पंक्तियां आवर्त बताती हैं, जो इस तरीके का था वो आवर्त था, और खड़ी पंक्तियां, इनकी संख्या जो आवर्त की संख्या 7 थी। खड़ी और ऊर्ध्वाधर पंक्तियां समूह बताती, कुल 18 समूह थे। तत्वों को गुणों के आधार पर 4 ब्लॉक एस, पी, डी एवं एफ में बांटे इन्होंने। एस ब्लॉक में फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप, 18 ग्रुप मतलब पहला और दूसरा समूह आता है, और इसमें क्षारीय और क्षारीय मृदा धातुएं समाहित की गई। इसमें ऐसी धातुएं थी जो गुण ऐसे रखती थी, जो क्षारीय धातुओं के होते हैं और क्षारीय मृदा धातुओं के गुण थे। पी ब्लॉक में 13 से 18 ग्रुप थे और जितनी भी धातुएं इस ग्रुप में रखी गई। डी ब्लॉक में 3 से 12 है ना, तीसरे से लेके 12वें ग्रुप थे, और इस ब्लॉक में संक्रमण धातुएं समाहित की गई। और एफ ब्लॉक आवर्त सारणी के नीचे अलग से स्थित जो 14 तत्व थे, इनकी दो पंक्तियों में अरेंज किया। छठवीं और 7वें आवर्त के कुछ इसमें तत्व थे, इनको लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी कहते हैं। ये आवर्त सारणी के एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इसमें छठवें आवर्त के 57 से 70 परमाणु संख्या वाले तत्व और 7वें आवर्त से जो तो 89 से 102 परमाणु संख्या वाले तत्वों को रखा गया है। कहीं कहीं कुछ कुछ इसमें 90 आपको मिलेगा, है ना, यहाँ पे 58 मिलेगा, जगह जगह अलग अलग दिया हुआ, तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। और मैंने बताया एस ब्लॉक मतलब कौन से तत्व आएंगे, जिनमें आखिरी इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में जाता है। पी ब्लॉक में वे तत्व आएंगे जिनमें आखिरी इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में जाता है। डी ब्लॉक में वे तत्व आएंगे जिनमें आखिरी इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जाता है, और एफ ब्लॉक में वे तत्व आएंगे जिनमें आखिरी इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में जाता है। पिछली क्लासेस में मैंने आपको एसपीडीएफ ब्लॉक में कैसे इलेक्ट्रॉन फुलफिल होते हैं वो भी मैंने आपको बताया, आप मेरे पिछले वीडियो देख के उसको क्लियर कर सकते हैं। और ये जो एफ ब्लॉक है ये रेडियो एक्टिव तत्वों का ब्लॉक, इसमें सारे रेडियो एक्टिव तत्व रखे गए हैं। ये देखिए क्लासिफिकेशन इन्होंने इस तरीके से किया है, मैंने बताया था आपको। ये देखिए 18 तक के क्या है, पूरे हमारे वर्ग हैं, और ये खड़ी मतलब ये जो आड़ी पंक्तियों में है, और ये जो खड़ी पंक्तियां आवर्त हैं 1 से लेकर 7 तक आवर्त, और छठवें आवर्त और 7वें आवर्त के कुछ तत्वों को लेंथिनाइड और एक्टिनाइड श्रेणियों के रूप में यहाँ पे अलग से 14 तत्वों को रखा है। इस तरीके से पूरे 118 तत्व परमाणु संख्या के आधार पर बढ़ते क्रम में रखे गए हैं। अब आवर्त नियम क्या है? मेंडलीफ का आवर्त नियम, तत्वों के रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, और आधुनिक आवर्त नियम कहता है कि तत्वों के रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म उनके परमाणु संख्याओं के आवर्ती फलन होते हैं। ये दोनों मेन डिफरेंस है। परमाणु भार है ये, तो आप ये ध्यान रखिएगा, परमाणु भार पर आधारित है, और ये आधुनिक आवर्त नियम परमाणु संख्याओं पर आधारित। अब देखिए परमाणु संख्या जो एटॉमिक नंबर होता क्या है? किसी भी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहलाती है। नाभिक है और ये कक्ष है ना, कक्षाएं हैं KLMN इस तरीके से होती हैं, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। मैंने पिछली क्लासेस में आपको बताया, जो पहला कक्षा होती है उसमें 2 फिर 8 फिर 8 है ना, 2 8 18 32 वैसे होता है। लेकिन बाहरी जो होता है सबसे बाहरी कक्षा, उसमें अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन और कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन होने जरूरी है। तो जो ये नाभिक है इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन इस तरीके की कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो जब परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो नाभिक में प्रोटॉन की संख्या भी बढ़ती है। जैसे देखिए आप लिथियम, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है तो इसमें प्रोटॉन 3 है। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 है तो इसमें प्रोटॉन की संख्या 4 हो गई। और ये बोरान है, इसमें परमाणु क्रमांक 5 है तो नाभिक में प्रोटॉन की संख्या भी 5 हो गई, और इसके आधार पर इनके बाहर इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए इसमें 3 है, परमाणु क्रमांक 4, तो यहाँ पे हमारा
यहाँ पे 4 होगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमारा आएगा, है ना। और ये 5 है तो यहाँ पे भी हमारा 5 होने के लिए पहले में 2, दूसरे में 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1, और ऐसे करके यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन आएगा बाहर। नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है बाहर जब तक आती जाएगी नियान तक, मतलब बाहर कितने हो जाएंगे 10। तो देखिए कक्षा केवल एल मतलब 2 ही कक्षा रहेंगी, नाभिक में प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, है ना। पहले देखिए 3 फिर 4 फिर 5, नियान आते आते 8 हो जाएगा, और पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और आखिरी कक्षा में अधिकतम 8 रह सकते हैं। जब नियान के बाद सोडियम आता 11 तो कक्षा की संख्या एक और बढ़ेगी, तीसरी कक्षा आ जाएगी और उसमें 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से परमाणु क्रमांक जो होते हैं नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या की बढ़ोतरी करते जाते हैं। परमाणु भार क्या होता है? परमाणु क्रमांक का लगभग दुगना, ना आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, लगभग दुगना मान, है ना। लगभग दुगना मान क्या कहलाता है? उस तत्व का परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या उस तत्व का एटॉमिक मास, है ना, परमाणु भार कहलाती है। अब नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन जो ऋण आवेशित और प्रोटॉन धन आवेशित और न्यूट्रॉन न्यूट्रल जिसमें कोई आवेश नहीं होता। इसीलिए जो कोई भी तत्व होता है उसका नाभिक धनात्मक आवेश, क्योंकि सारे प्रोटॉन नाभिक में ही होते हैं। तो एटॉमिक मास निकालना हो तो 2 गुणे, है ना, 2 क्रॉस एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास क्या होता है? नंबर्स ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सेल स्ट्रक्चर के रूल मैंने आपको बताया था, पहले आप देख लीजिए, परमाणु भार और परमाणु क्रमांक। परमाणु भार जो होता है 2 गुणते परमाणु क्रमांक, है ना, परमाणु क्रमांक का लगभग दुगना। दूसरी परिभाषा जो परमाणु भार होता है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या प्लस नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ के भी परमाणु भार निकाल सकते हैं। परमाणु क्रमांक क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या या नाभिक के बाहर कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। सेल स्ट्रक्चर कैसा होता है? पहला रूल 2n, मतलब n क्या होती? कक्षों की संख्या। जैसे n 1 लेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, जब हम n 2 लेंगे, अच्छा ये 2n 2 होता है, यहाँ पे 2 गलत हो गया है, तो हम जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पे हम स्क्वायर लिखना भूल गए, तो n में अगर हम दूसरा n बराबर 2 लेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, मतलब दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन। जब हम n 3 लेंगे तो 3 का पावर हो जाता है, स्क्वायर करेंगे तो 9, और 9 में 2 का गुणा करेंगे 18, तो तीसरी जो कक्षा होती है इसमें अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन। जब हम n बराबर 4 लेंगे तो 4 का वर्ग होगा 16, 4 चौको 16, 16 दूनी 32, तो जो चौथी कक्षा होती है इसमें 32, तो 2 8 18 32, ये मैंने पिछली कक्षाओं में आपको पढ़ाया। दूसरा रूल n+l रूल, तो मैंने आपको बताया था SPDF ब्लॉक वाला रूल, है ना, पहले मुख्य क्वांटम संख्या देखते हैं और l एजिमुथल क्वांटम नंबर देखते हैं, और जब दोनों का मान समान आता है तो हम देखते हैं कि मुख्य क्वांटम संख्या जिसकी कम होती है तो आखिरी इलेक्ट्रॉन उस हिसाब से उसमें जाता है जिसका कम होता है। तो SPDF में जो आपगाव का रूल है मैंने आपको बताया था, स्कूल स्कूल, है ना, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फॉर दिल्ली पब्लिक स्कूल, फॉर दिल्ली पब्लिक स्कूल, ये आपबाव का शॉर्टकट ट्रिक है। आप इसको पढ़ने के लिए मेरे पिछले वीडियोस देख सकते हैं, उसमें मैंने अच्छे से बताया। तो ये n+l रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अकॉर्डिंग ही इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल होते हैं सारी कक्षाओं में। ये आधुनिक आवर्त सारणी है, तो ये पूरी पीरियोडिक टेबल जो हम पढ़ते हैं इसमें मुख्य रूप से 5 ग्रुप के बारे में हमको जरूर जानकारी होनी चाहिए। जो ग्रुप 1 है, यह तत्वों को अल्कली मेटल या क्षारीय धातु कहते हैं। जो ग्रुप द्वितीय ग्रुप होता है ना, ये हमारा एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। इसमें अल्कलाइन अर्थात मेटल, क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं। अर्थ मेटल मतलब क्षारीय मृदा, अल्कलाइन मतलब क्षारीय, अर्थ मेटल मतलब मृदा धातुएं होती हैं। जो ग्रुप 11 है ये सिक्का धातु कहलाते हैं, है ना, सिक्का धातु का देखिए कापर है, अर्जेंटम है, आरम है, इस तरीके से। ग्रुप 17 इन्हें हेलोजेंस कहा जाता है। इस ग्रुप में आने वाले तत्व सबसे ज्यादा क्रियाशील होते हैं और फ्लोरीन सबसे ज्यादा क्रियाशील। ये पूरे हेलोजेंस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, ये सब है। ग्रुप 18 को जानना बहुत जरूरी, शून्य समूह कहा जाता है। क्यों शून्य समूह? ये अक्रिय ऐसे होती है, फुलफिल होते हैं इनके आर्बिटल्स जो होते हैं, आर्बिट्स जैसे 2 है ना, इसके बाहरी में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इनमें अंतिम जो इनका कक्ष होता है, कक्षाएं होती हैं, जो सेल होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है, फुलफिल होते हैं, इसीलिए अक्रिय होते हैं। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है? अभी तक कुल 118 तत्व ज्ञात हो चुके हैं, उसमें 91 धातु हैं, 27 अधातु हैं।
पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में जो तत्व पाया जाता ऑक्सीजन है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु मेटल एल्यूमिनियम है। पूरी आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। पूरी आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु लिथियम। देखिए आप तत्व और धातु देखिएगा, इसमें अधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व की बात करेंगे तो ऑक्सीजन, लेकिन धातु की बात करेंगे तो एल्यूमिनियम। इसी तरीके सबसे हल्के तत्व की बात करेंगे अगर हम तो होगा हाइड्रोजन, और सबसे हल्की धातु की बात करेंगे तो होगी लिथियम। सबसे भारी तत्व अनोक्टियम है, और सबसे भारी धातु ऑस्मियम है, इसकी घनत्व भी सबसे ज्यादा है। ऐसी धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती पारा है ना, मैंने आपको बताया था थर्मामीटर में यूज होता है। ऐसी अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती ब्रोमियम, हेलोजेंस है, और ये द्रव अवस्था में है ना, अधातु है, ये धातु है, अधातु दोनों द्रव अवस्था में पाई जाती है। इस तरीके से हमारा आज का वीडियो सेशन यही समाप्त होता है। अगली क्लास में हम आपको पूरी पीरियोडिक टेबल ट्रिक्स के माध्यम से पूरा 118 तत्वों को उनके आवर्तों में वर्गों के हिसाब से पूरा याद करवाएंगे, एस ब्लॉक के, पी ब्लॉक के, डी ब्लॉक के, रेड ब्लॉक के एलिमेंट्स को ट्रिक के माध्यम से। तो आप इसी तरीके से मुझसे मेरे चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। पीयूष।